प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमूल की। देश के जाने माने डेयरी प्रोडक्ट ब्रांड अमूल के बारे में शायद ही ज़्यादा बताने की ज़रूरत हो। सुबह की चाय के लिए दूध की ज़रूरत हो या फिर नाश्ते में ब्रेड पर लगाने वाला बटर चाहिए हो, इसके लिए एक ही नाम जहन में सबसे पहले आता है, वो है अमूल। अमूल अपनी बेस्ट प्रोडक्ट क्वालिटी से देश में नंबर 1 डेयरी प्रोडक्ट बना हुआ है। अमूल ब्रांड आज दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुका है। लेकिन क्या आपको पता है 1940 में जन्मा अमूल आखिर कैसे देश का नंबर 1 दूध ब्रांड बन गया? आज हम आपको बताएंगे कैसे कुछ मुट्ठी भर किसानों द्वारा शुरू की गई कंपनी अमूल आज टेस्ट ऑफ इंडिया टैगलाइन के साथ घर घर में मशहूर हो गई। चलिए करते हैं बात अमूल ब्रांड के बारे में और जानते हैं इसकी सफलता की कहानी, जिसकी शुरुआत किसानों के आंदोलन से हुई थी। ये कहानी खासी दिलचस्प है। अमूल की कहानी अंग्रेजों के शासनकाल में शुरू हुई थी। तब गुजरात के आनंद इलाके में इकलौती कंपनी थी जिसका नाम था पोल्सन। पोल्सन यह किसानों से कम दामों में दूध खरीदती थी और मुंबई में इस दूध की सप्लाई करके बड़ा मुनाफा कमाती थी। पोल्सन कंपनी अंग्रेजों को दूध सप्लाई किया करती थी। ब्रिटिश हुकूमत में दूध उत्पादक किसानों की हालत बेहद खराब थी। वजह थी मिल्क मार्केटिंग सिस्टम, जिसे बिचौलिए कंट्रोल करते थे। ये बिचौलिए बेहद कम कीमत पे किसानों से दूध लेते थे और ज़्यादा कीमत पे कंपनियां या बड़े व्यापारियों को बेच देते थे। इन्हें भारी मुनाफा होता था। इस तंत्र में फंसना किसानों की मजबूरी थी। दूध एक जल्दी खराब होने वाला आइटम था, इसलिए जो भी औने पौने दाम बिचौलिए उन्हें देते थे वो रख लेते थे। गुजरात का खेड़ा जिला, जिसका एक हिस्सा अब आनंद जिले के नाम से जाना जाता है, यहाँ के किसान भी इस समस्या से खासे परेशान थे। इनकी परेशानी 1945 में तब और बढ़ गई जब बॉम्बे सरकार ने बॉम्बे मिल्क स्कीम शुरू की। ये स्कीम दूध का इलाका कहे जाने वाले गुजरात के खेड़ा जिले को दिमाग में रख कर बनाई गई थी, लेकिन बॉम्बे खेड़ा से तकरीबन 420 किलोमीटर की दूरी पे था। ऐसे में कहा गया कि दूध को पहले खेड़ा में ही पाश्चराइज किया जाए, फिर मुंबई लाया जाए, जिसके लिए बॉम्बे की सरकार ने ब्रिटिश मिल्क प्रोडक्ट कंपनी पॉल्सन को ठेका दिया। इस योजना में जितने लोग भी शामिल थे सभी खुश थे, सिवाय दूध उत्पादक किसानों को छोड़कर, क्योंकि बिचौलियों के हाथ से ही कंपनी को दूध जाता था, यानी किसानों को औने पौने दाम ही मिलते थे। कई महीनों तक ऐसा चलता रहा। तभी कहानी में एंट्री होती है त्रिभुवन दास पटेल जी की। उनकी एक पहल ने किसानों की पूरी जिंदगी बदल के रख दी। किसान नेता त्रिभुवन दास पटेल ने किसानों की समस्या को उठाने का फैसला किया। उस समय कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता सरदार पटेल भी खेड़ा से ही थे। त्रिभुवन दास सरदार पटेल से जाके मिले। पटेल ने उन्हें सलाह दी कि किसानों को अपनी खुद की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी चाहिए, जिसका खुद का पाश्चराइजर प्लांट हो और किसानों को कोऑपरेटिव सोसाइटी सीधे बॉम्बे में दूध सप्लाई करे। इससे बिचौलियों का चक्कर खत्म हो जाएगा। सरदार पटेल का मशवरा अच्छा था, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। वो ये कि क्या ब्रिटिश सरकार किसानों को कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की परमिशन देगी? सरदार पटेल ने मोरारजी देसाई से कहा कि वह खेड़ा जिला जाएं और किसानों की मदद करें फार्मर कोऑपरेटिव बनाने में। सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर 4 जनवरी 1946 को मोरारजी देसाई खेड़ा पहुंचते हैं। वे किसानों की एक मीटिंग बुलाते हैं। उन्हें बताते हैं कि जिले के हर एक गांव में कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी और जिले में किसान की एक बड़ी यूनियन होगी। गांव की कोऑपरेटिव सोसाइटी दूध इकट्ठा कर यूनियन को देगी। यूनियन के पास अपना खुद का प्लांट होगा। सरकार को दूध लेने के लिए इस यूनियन से समझौता करना पड़ेगा। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो किसान स्ट्राइक करेंगे और किसी भी बिचौलियों को दूध नहीं देंगे, और इसके लिए उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ेगा। इसके लिए भी उन्हें तैयार रहना चाहिए। और इस तरह नींव पड़ती है खेड़ा जिला कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड की। अब किसानों ने ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट से गुजारिश की कि दूध हमसे खरीदें, लेकिन ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने उनसे दूध खरीदने से मना कर दिया। अब किसानों के पास मिल्क स्ट्राइक करने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। सारे किसान मिल्क स्ट्राइक पर चले गए और स्ट्राइक शुरू हो गई। यह मिल्क स्ट्राइक 15 दिनों तक चली। 15 दिनों तक खेड़ा जिला से दूध की एक बूंद भी बॉम्बे नहीं पहुंची। इसका नतीजा यह हुआ कि बॉम्बे मिल्क स्कीम पूरी तरह से बंद होने की कगार पर थी। आखिरकार 15 दिनों के बाद किसानों की जीत होती है। बॉम्बे मिल्क स्कीम से जुड़े अंग्रेजी अफसर को झुकना पड़ा और उन्होंने किसानों की डिमांड मान ली। मुंबई के मिल्क कमिश्नर खेड़ा जिला जाके किसानों से दूध लेने के लिए राजी हो जाते हैं। सोसाइटी ने 1948 से अपने प्लांट में दूध पैस्चराइजेशन करना शुरू किया। उस समय महज 2 गांव के किसान 250 लीटर दूध ही ला पाते थे, लेकिन अगले 6 महीने में ही कोऑपरेटिव सोसाइटी से 400 से ज्यादा किसान जुड़े और तकरीबन 4000 लीटर दूध इकट्ठा होने लगा। अब जान लेते हैं इस कहानी के मुख्य किरदार के बारे में।
उससे पहले दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन के बारे में, जिन्होंने दूध की कमी से जूझने वाले देश को सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाले देश बनाने में अहम भूमिका निभाई। वर्गीस कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक थे। उन्हें फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। उनका जन्म केरल के कोझिकोड में 26 नवंबर 1921 को हुआ था। उन्होंने 1940 में लोयोला कॉलेज मद्रास से फिजिक्स में डिग्री ली और फिर मद्रास यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। जमशेदपुर स्थित टिस्को में कुछ समय काम करने के बाद कुरियन को डेयरी इंजीनियरिंग में अध्ययन करने के लिए भारत सरकार की ओर से स्कॉलरशिप दी गई। बेंगलुरु के इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद कुरियन अमेरिका गए, जहां उन्होंने मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से 1948 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपनी मास्टर डिग्री हासिल की, जिसमें डेयरी इंजीनियरिंग भी एक विषय था। यूएस से लौटने के बाद वर्गीस कुरियन गुजरात के खेड़ा इलाके में पहुंचते हैं। खेड़ा में सरकार ने एक मक्खन निकालने का कारखाना यानी क्रीमरी खोली थी, जिसमें उन्हें बतौर डेयरी इंजीनियर भेजा गया था। पढ़ाई सरकारी स्कॉलर पे की गई थी, इसलिए सरकार की शर्त के तहत उन्हें करीब 3 साल तक सरकारी संस्था में काम करना था। कुरियन खेड़ा पहुंचने के बाद जिस सरकारी बिल्डिंग में काम कर रहे थे, यह एक सौभाग्य ही था कि उसे कैरा कोऑपरेटिव यूनियन भी इस्तेमाल कर रहा था। यह चांस की बात थी कि एक दिन उनकी मुलाकात खेड़ा के किसान नेता त्रिभुवन दास पटेल से होती है। कई मुलाकातों के बाद अच्छी जान पहचान हो गई। कोऑपरेटिव डेयरी के कई मामलों में कुरियन उनकी मदद किया करते थे। 1949 में किसानों को कोऑपरेटिव डेयरी में नया प्लांट लगाने में उन्होंने मदद की। हालांकि वर्गीस कुरियन का खेड़ा में मन नहीं लगता था। उन्होंने सरकार से कई बार उन्हें किसी शहर में पोस्टिंग देने की गुजारिश की। 1949 के अंत तक सरकार ने उनकी बात मान ली। वे खेड़ा से जाने के लिए तैयारी करने लगे। ये बात त्रिभुवन दास पटेल जी को पता लगी, तो वो किसानों के साथ तुरंत वर्गीस कुरियन के पास पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं, आपके बिना कोऑपरेटिव सोसाइटी डेयरी नहीं चल पाएगी। किसान कम पढ़े लिखे हैं, उन्हें एक पढ़े लिखे मैनेजर की जरूरत है, जो काम आप कर सकते हैं। वर्गीस कुरियन ने काफी विचार विमर्श के बाद खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन के साथ जुड़े रहने का फैसला किया। 1 जनवरी 1950 को उन्होंने इसे बतौर मैनेजर के रूप में ज्वाइन किया। मैनेजर के रूप में वर्गीस कुरियन के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी दूध उत्पादक किसानों की बढ़ती हुई संख्या, क्योंकि 1953 आते आते इतना ज्यादा दूध खेड़ा कोऑपरेटिव डेयरी के पास आने लगा, जिसे बॉम्बे मिल्क स्कीम खपा नहीं पा रही थी। सर्दियों में समस्या और बढ़ जाती है जब भैंसें तकरीबन 2 गुना दूध देने लगती हैं। अब समस्या यह थी कि इतने ज्यादा अतिरिक्त दूध का क्या किया जाए। सिर्फ एक ही रास्ता था, उस एक्स्ट्रा दूध का इस्तेमाल करके उनसे और मिल्क प्रोडक्ट बनाने लग जाओ। अब मिल्क पाउडर बनाने का फैसला किया गया, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि भैंस के दूध से इतना आसानी से स्प्रे ड्रायर करके मिल्क पाउडर नहीं बनाया जा सकता था। उस समय यूरोप और न्यूजीलैंड में अधिक दूध होने पर उसे खपाने के लिए मिल्क पाउडर बनाया जाता था। यूरोप और न्यूजीलैंड वालों का कहना था कि केवल गाय के दूध से ही पाउडर और कंडेंस मिल्क बनाया जा सकता है। एक टेक्निकल इनोवेशन की जरूरत थी। कुरियन ने इसे लेकर अमेरिका में अपने साथ पढ़ने वाले डेयरी इंजीनियरिंग HM दलाया से मदद मांगी। उनसे भैंस के दूध को खपाने का तरीका पूछा और उनकी मदद से दुनिया का पहला बफेलो मिल्क स्प्रे ड्रायर बनाया गया। HM दलाया ने भैंस के दूध से स्किम मिल्क पाउडर और कंडेंस मिल्क बनाकर दुनिया को चौंका दिया। 31 अक्टूबर 1955 को सरदार पटेल के जन्मदिन पर इस दिन को चुना गया। यह वह दिन होगा जब कैरा यूनियन का पहला मिल्क पाउडर प्लांट इनोग्रेट किया जाएगा। अपने समय में एशिया का लार्जेस्ट प्लांट था ये, जिसमें हर रोज 1 लाख लीटर दूध प्रोसेस करने की क्षमता थी और दुनिया का पहला प्लांट था जो भैंस के दूध से मिल्क पाउडर बनाता था। दलाया की मदद से ही दुनिया का पहला बफेलो मिल्क स्प्रे ड्रायर बनाया गया। प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू को गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर इन्वाइट किया गया था। अब कोऑपरेटिव डेयरी दूध पाउडर और कंडेंस मिल्क बनाकर बेचने लगी, यानी सारा दूध खपने लगा। कोऑपरेटिव डेयरी के अब 3 स्तंभ थे, वर्गीस कुरियन, HM दलाया और त्रिभुवन दास पटेल। डेयरी लगातार विस्तार कर रही थी। अब मक्खन और क्रीम से लेकर पनीर तक बनाया जाने लगा। अब प्रोडक्ट तो बनाए जाएंगे, लेकिन इसके लिए एक ब्रांड नेम की भी जरूरत थी। अगर एक कोऑपरेटिव अपना खुद का मिल्क पाउडर और बटर बनाकर बेचेगा तो कोई ब्रांड नेम तो होना चाहिए जिस लेवल पर इसे बेचा जाए। 1957 में लैब में काम कर रहे एक केमिस्ट ने अमूल्य नाम सुझाया। शब्द अमूल्य से अमूल लिया गया। अमूल्य जो एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है कीमती या अनमोल, जिसका कोई मूल्य न लगाया जा सके। इतना ही नहीं, अगर आप आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड का शॉर्ट फॉर्म बनाओगे तो वो भी अमूल निकलता है। डॉक्टर कुरियन ने इसका नाम अमूल रखा। 60 के दशक में अमूल गुजरात में अपनी सफलता की बुलंदियों को छू रहा था।
अमूल दूध के अलावा कंपनी के बटर आदि कई अन्य प्रोडक्ट्स भी बिकने लगे। 1956 में अमूल रोजाना 1 लाख लीटर दूध प्रोसेस करने लगा। अब गुजरात से अमूल के उत्पाद अन्य राज्यों में भी जाने लगे। अब अमूल बटर भी बनाने लगा, लेकिन पोल्सन बटर के आगे अमूल का बटर फ्लॉप होने लगा। अमूल को पोल्सन डेयरी से कड़ी टक्कर मिल रही थी। पोल्सन का बटर लोगों को काफी ज्यादा पसंद था। पोल्सन दूध की क्रीम को कुछ दिन खट्टा होने के बाद बटर का निर्माण करती थी, जो कि एक यूरोपियन विधि थी। खट्टा होने के बाद इसमें नमक मिलाया जाता था, जिससे पोल्सन के बटर का स्वाद कुछ अलग हो जाता था। वहीं अमूल ताजा क्रीम से मक्खन बनाने की विधि पर काम कर रही थी। एक दिन में ही यह प्रक्रिया पूरी हो जाती थी। नतीजा यह रहा कि अमूल बटर पोल्सन के बटर की बराबरी नहीं कर सका। फिर डॉक्टर कुरियन ने बटर बनाने के तरीके में कुछ बदलाव किए। उन्होंने भी अपने बटर में नमक मिलाना शुरू किया, साथ ही रंग को हल्का पीला कर दिया। नतीजा यह हुआ कि अमूल बटर पोल्सन के बटर से अच्छा परफॉर्म करने लगा और ज्यादा बिकने लगा। इसके बाद खेड़ा में अमूल मॉडर्न डेयरी स्थापित की गई। ग्राहकों को अमूल के बटर का स्वाद अच्छा लगने लगा। नतीजा यह रहा कि अमूल के आगे पोल्सन की डिमांड इतनी कम हो गई कि उनका अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होने लगा। इसके अलावा अमूल ने विज्ञापन का सहारा लिया। अमूल की यह रणनीति काफी सफल रही। अमूल ब्रांड का अटरली बटरली कैंपेन सबसे ज्यादा चलने वाला विज्ञापन था, जिसके लिए इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया था। फॉर लॉन्गेस्ट ईयर ऑफ लॉन्गेस्ट रन कैंपेन एवर हैपेंड ऑन द प्लैनेट अर्थ। अमूल ब्रांड्स के एड्स में दर्शाई जाने वाली अमूल गर्ल भी डॉक्टर कुरियन की ही देन थी। उन्होंने पोल्सन डेयरी के विज्ञापन वाली पोल्सन गर्ल से मुकाबला करने के लिए अमूल गर्ल को बनाने का फैसला किया। अमूल गर्ल को दुनिया के सामने पेश करने वाले एड गुरु सिल्वेस्टर द कूना ने 1966 में अमूल का पहला विज्ञापन प्रस्तुत किया था। क्या आप जानते हैं अमूल गर्ल की टैगलाइन पहले प्योरली द बेस्ट थी, लेकिन बाद में अमूल बटर लॉन्च होने के बाद इसे अटरली बटरली डिलीशियस कर दिया गया। अच्छा, अमूल गर्ल आउटडेटेड क्यों नहीं हुई? उसका कारण यह है कि वह बात वही करती है जो उस वक्त समाज में चल रही होती है। अमूल गर्ल कैंपेन के इतने सफल होने की एक बड़ी वजह थी उसके साथ दिया गया वन लाइनर अटरली बटरली अमूल, जो अमूल गर्ल की तरह आधुनिकता को दर्शाता था। हर ऐड के साथ इस शानदार वन लाइनर ने आसानी से लोगों के दिमाग में अपनी जगह बना ली। उदाहरण के तौर पर जैसे अमूल इंडिया ने इससे पहले अपने क्रिएटिव एड्स के जरिए विराट कोहली की ऐतिहासिक 50वीं सेंचुरी को सेलिब्रेट किया था। उसके ट्रेंड में रहने की भी एक वजह है। वो क्या करेगी, बजरंगी भाईजान फिल्म आएगी तो वो बोलेगी बटर रंगी भाईजान। जैसे मशहूर गाना बदतमीज दिल आया तो उसने विज्ञापन दिया बटर मीज दिल। अब जैसे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छा दिन आया है, तो वो क्या कहती है, अच्छा डिनर आया है। अमूल की सफलता का एक बड़ा कारण ये था कि अमूल समय के हिसाब से अपने आप को अपडेट करता रहता था और उसकी अमूल गर्ल द्वारा की गई मार्केटिंग से अमूल को हमेशा फायदा मिला। खेड़ा यूनियन और उसके ब्रांड अमूल की सफलता के बाद आनंद पैटर्न की तर्ज पर इससे मिलते जुलते मेहसाना, बनसकंडा, बरोडा, सबरकंठा और सूरत जिले में भी खेड़ा की तरह ही कोऑपरेटिव डेयरी बनी और यूनियंस आने लगे। यहाँ पर ये सब जिले अपनी अलग अलग यूनियंस के लिए एक दूसरे से संघर्ष करने के बजाय सब साथ आ गए। 1973 में इन्होंने गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन GCMMF बनाया और खेड़ा यूनियन ने एग्री कर दिया कि वह अपना ब्रांड नेम अमूल गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन को भी दे देगा। अब इनकी मेन ब्रांच GCMMF थी। भारत सरकार ने भी डॉक्टर कुरियन की भरपूर मदद की। अमूल की सफलता में काफी बड़ा योगदान रहा उस समय की सरकार में रहे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। 31 अक्टूबर 1964 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री को कैटल फीड प्लांट के उद्घाटन के लिए आनंद शहर में आमंत्रित किया गया था। वे सहकारी संघ की पूरी प्रक्रिया से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें उसी दिन वापस आना था, लेकिन उन्होंने वहां रुकने की ठानी और कोऑपरेटिव की इस सफलता का जायजा लिया। उन्होंने पाया कि अमूल से जुड़े किसानों की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर थी। ऐसे में लाल बहादुर शास्त्री ने इस आधार पर देश के अन्य किसानों की स्थिति बेहतर करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अमूल मॉडल को दूसरी जगहों पर फैलाने के लिए राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड NDDB का गठन किया और कुरियन को बोर्ड का अध्यक्ष बनाया। NDDB ने 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की, यानी दुग्ध क्रांति की शुरुआत होने वाली थी। दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम और भारत की राष्ट्रीय डेयरी की एक ऐतिहासिक परियोजना थी। इसका नतीजा ये हुआ कि इंडिया एक्चुअली में मिल्क डेफिशिएंट देश था। 1950 में हमें 55,000 टन मिल्क पाउडर हर साल बाहर के देशों से इंपोर्ट करना पड़ता था, लेकिन 1970 तक आते आते इंडिया आत्मनिर्भर सेल्फ सफिशिएंट देश बन गया। मिल्क प्रोडक्शन को लेकर यह रफ्तार यही नहीं रुकी। 1998 में संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत दूध की कमी वाले देश से दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया। समस्याएं तब बहुत थी।
गरीब देश भारत के पास परियोजनाओं को साकार करने के लिए पैसे नहीं थे। एनडीडीबी ने वर्ल्ड बैंक से लोन मांगा, लेकिन एक शर्त भी रखी कि लोन के नाम पर किसी तरह की शर्त न लाद दी जाए। 1969 में वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट भारत आए। कुरियन ने उनसे कहा, पैसे दीजिए और भूल जाइए। हैरानी इस बात की थी कि कुरियन की बातों का असर ऐसा हुआ कि वर्ल्ड बैंक ने न सिर्फ लोन दिया बल्कि शर्त के कॉलम में लिख भी दिया, एक भी शर्त नहीं है। और फिर शुरू हुआ ग्रेट मिशन। शास्त्री जी का सपना और कुरियन की मेहनत ने मिलकर जो किया उसने इतिहास लिख दिया। इसी बीच यूरोपीय देशों में दूध की पैदावार अचानक बढ़ गई। उनके पास दो ही विकल्प थे, या तो इसे समुद्र में बहाएं या फिर गरीब देशों को दूध या उसके उत्पाद दे दे। भारत ने यूरोप के देशों से उत्पाद ले लिए, जिसमें स्किम्ड मिल्क पाउडर और बटर ऑयल था। सरकार ने योजना बनाई कि इन उत्पादों को मिक्स करके दूध बनाएंगे और गांव में बच्चों और बुजुर्गों को मुफ्त में दिया जाएगा। ये खबर सुनते ही वर्गीस कुरियन सरकार में बैठे लोगों से दिल्ली जाकर मिले। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसा नहीं कर सकती। जब लोगों को फ्री में दूध मिलेगा तो दूध उत्पादक किसान दूध का उत्पादन बंद कर देंगे। अधिकारियों ने कुरियन से पूछा, क्या आपके पास इसका कोई उपाय है? उन्होंने कहा, यस, मेरे पास उपाय है। आप हमें यूरोप से आया स्किम्ड मिल्क पाउडर और बटर ऑयल दे दीजिए, हम उसे दूध बनाकर बेचेंगे। जो पैसा आएगा उससे वह योजना शुरू होगी जिसके लिए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने उनसे ब्लूप्रिंट देने को कहा था, यानी अमूल मॉडल पूरे देश में लागू किया जाएगा। सरकार में बैठे नेता और अधिकारी ये सुनते ही खुश हो गए, क्योंकि अब बिना पैसे दिए प्रधानमंत्री का सपना साकार होते नजर आ रहा था। ऑपरेशन फ्लड को 3 फेजेज में लागू किया गया। पहले फेज में वर्गीस कुरियन ने देश भर में करीब 13 डेयरी प्लांट, एक पशु आहार प्लांट बनाया। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा फेज 1980 से शुरू हुआ और 1990 तक चला। दूसरे फेज में पैसा कम पड़ा तो वर्गीस कुरियन को वर्ल्ड बैंक से मदद मिली। इस दौरान उन्होंने देश भर में करीब 170 डेयरी प्लांट और 32 पशु आहार प्लांट लगाए। फिर आया ऑपरेशन फ्लड का तीसरा और अंतिम फेज, जो 1990 से शुरू हुआ। इस दौरान उन प्लांट यानी डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी की पहचान की गई जो सही से काम नहीं कर पा रहे थे। अलग से फंड लगाकर इनकी स्थिति को बेहतर किया गया। इस दौरान देश के इलाकों में लोगों तक दूध की पहुंच आसान बनाने के लिए वेंडिंग मशीन लगाई गई। दुकानों पर दूध के बड़े बड़े कंटेनर लगाए गए। अब हर आदमी को दूध मिल रहा था और हर उत्पादक अच्छी कीमत पर आसानी से दूध बेच पा रहा था। 1997 में ऑपरेशन फ्लड पूरा हो गया। ऑपरेशन फ्लड के दौरान ही भारत दूध की कमी वाले मुल्कों की लिस्ट से निकलकर दूध के बड़े उत्पादक देशों में शुमार हो गया और 1998 में वो दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश बन गया। कहते हैं आपका एक फैसला आपकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन डॉक्टर वर्गीस कुरियन एक ऐसे शख्स थे जिनके एक फैसले ने न केवल उनकी बल्कि लाखों किसानों की जिंदगी बदल के रख दी।